Good morning, students. So, in the last lecture, we have done all the expression up to the last lecture. We have done all the expression of alternating current chapter. We have a chapter that is your electromagnetic induction and alternating current. This is a total unit. In this unit, we are having two chapters. The first one is the electromagnetic induction and all the expression and theoretical and mathematical explanation of the electromagnetic induction. And secondly, we are having the alternating current. So we have done, let me take some review of alternating current. So firstly, we have done the basic idea about the alternating current. Then we are having the four major important derivation. The first derivation is average value of AC or a half cycle. AC, average value of alternating current over a half cycle, and then average value of EMF over a half cycle, then root mean square value of alternating current and root mean square value of the EMF. So उसमें हमने जो अल्टरनेटिंग करंट की डेरिवेशन थी हाफ साइकिल में, उसमें हमने EMF की भी की थी और अल्टरनेटिंग करंट की भी की थी, और फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की भी की थी फुल साइकिल में, और आपकी हमने जो है EMF की भी की थी किसमें, फुल साइकिल में. सो आफ्टर दैट वी हैव डन द बेसिक आइडिया ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन अ इंडक्टर, इन अ रजिस्टर, इन अ कैपेसिटर along with the phasor diagram, wave diagram and power equations. And then we have done the introductive part of the impedance. और फॉर्मूला वो देर ना, Z इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर का अंडर रूट, that was impedance. And we have done some important conceptual questions based on the impedance also. So in this unit, now we are going to study transmission of electricity. How we can done with the transmission of electricity. देखिए हमें पता है पावर स्टेशन पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. तो जब हम पावर स्टेशन पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, ट्रांसमिट करना पड़ता है. अब ट्रांसमिट करने में दो प्रॉब्लम आती है. पहली प्रॉब्लम तो क्या होती है कि अगर हम उसी वोल्टेज पर उसको ट्रांसमिट करें तो वायर जो होगी, ट्रांसमिशन जो वायर होगी वो हीट हो जाएगी आपकी, और जहां तक आपको जाना है वहां तक वो वायर जाएगी, बट उसमें आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो धीरे धीरे हीट होते 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 आपकी लास्ट तक वोल्टेज बहुत कम हो जाएगी. सपोज कीजिए ये हमारा पावर स्टेशन है, यहां पर हमारा पावर स्टेशन है, दिस इज योर पावर स्टेशन, और यहां हमने वायर की हेल्प से, ये डिफरेंट वायर है, इनकी हेल्प से हमने 1000, सपोज कीजिए वैसे इतनी होती नहीं है, 1000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर दिया, हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं. अब हमें पता है V इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन R. ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है. तो अगर ये हम कांस्टेंट माने, ये कांस्टेंट माने, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज. एक तो ये प्रॉब्लम आती है. दूसरी प्रॉब्लम आपकी जो पावर है वो I स्क्वायर R होती है, और आपकी हीट क्या होती है, I स्क्वायर RT. देखिए अगर हम वोल्टेज, पावर का फॉर्मूला कितना होता है, V इंटू आई भी होता है. ठीक है, अगर हम वोल्टेज ज्यादा रखेंगे, ठीक है, तो आपका उसके कोरस्पोंड जो करंट होगा वो हीट बनाएगा. तो अगर ये वायर यहाँ पर 1000 वोल्ट है तो जाते 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 अगर यहाँ तक पहुंचना है उसको, तो ये आपकी कम होती जाएगी, और यहाँ सपोज कीजिए 990 वोल्ट, यानी आपकी 10 वोल्ट ही बची. आपने इनपुट कितनी की, 1000, और आपकी आउटपुट कितनी आई उस जगह पर जहां पहुंचाना था, 10 वोल्ट. तो ये काफी डिफिकल्टी आती है. अगर हम ऐसा करें कि यहां पर एक ऐसा डिवाइस रखें कि जो इस वोल्टेज को 10 वोल्ट को दोबारा से कितना कर दे, जितना हमें जरूरत है. जैसे घरों में हमें जो आपका सिंगल फेज है उसमें 220 वोल्ट की जरूरत पड़ती है, और आपका 3 फेज में आपका कितना जरूरत पड़ता है, हमें 440 वोल्ट. तो अगर हम ऐसा डिवाइस यूज करें जो इसको 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर दे तो हमारा काम चल सकता है. तो साइंटिस्ट ने फाइनली स्टूडेंट्स ऐसा डिवाइस बनाया जिसका नाम क्या था, ट्रांसफॉर्मर. वो क्या करता है आपका ट्रांसफॉर्मर, करंट और वोल्टेज को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द नीड.
तो लिख लीजिए पहला है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर ये क्या है आपका? इट इज ए डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which is used to change voltage and current according to the need of signal। जिस सिग्नल की हमें नीड है, अगर हमें सपोज कीजिए ज़्यादा वोल्टेज चाहिए है तो ये ज़्यादा में कन्वर्ट कर देता है, कम वोल्टेज चाहिए तो हमें कम में कन्वर्ट कर देता है। तो पहली चीज़ तो बेटा आपको ये इसकी डेफिनेशन लिखनी है। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू चेंज वोल्टेज एंड करंट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ट्रांसफॉर्मर, नीड ऑफ सिग्नल। सेकेंड जो हमें लिखना है वो हमें लिखना है टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। इसको बेटा TF भी लिखते हैं, T/F, ठीक है। ये है आपका टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो दो टाइप है इसके। फर्स्ट है आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और दूसरा है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होगा? विच इंक्रीजेज द वोल्टेज, विच इंक्रीजेज द वोल्टेज, और होगा कितना? नीड के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज को क्या करते हैं? इंक्रीज। अप का मतलब होता है इंक्रीज करना, और ये क्या होगा? विच डिक्रीजेज द वोल्टेज, जो वोल्टेज को क्या करता है? डिक्रीज करता है। देखिए वोल्टेज और करंट आपस में एक दूसरे के रिलेशनशिप करते हैं। आप वोल्टेज को चेंज करोगे, करंट अपने आप ही चेंज हो जाएगा। तो इसको ध्यान से आप नोट कर लीजिए। ये दो पॉइंट है, इसमें आप डेफिनेशन लिखेंगे। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज डिफाइंड एज द ट्रांसफॉर्मर विच इंक्रीजेज द वोल्टेज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिग्नल, एंड स्टेप डाउन विच डिक्रीजेज द वोल्टेज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इनपुट सिग्नल। तो स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए, क्लियर। अब जो तीसरी चीज आपको इसमें लिखनी है वो है इसका प्रिंसिपल। बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, जब वर्किंग करेंगे तो इसलिए आपको समझ भी आ जाएगा। थर्ड जो चीज आपको करनी है इसमें प्रिंसिपल, इसमें आपको लिखना है इट इज बेस्ड on the principle of EMI। EMI आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बाद आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन क्या होगी? when there is a change in flux, change in flux creates a EMF and the EMF opposes the rate of change of flux। When there is a rate of change of flux in a coil, then EMF is induced। और ये सेल्फ इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे काम नहीं करता। EMI में तो दो थे ना आपके, सेल्फ और म्यूचुअल। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के काम पे प्रिंसिपल पे काम करता है। प्राइमरी में अगर करंट चेंज हुआ तो सेकेंडरी में आपका क्या आएगी? EMF आएगी आपकी। और करंट तो हमारा चेंज होगा ही, क्यों? क्योंकि AC है। AC आपको पता है I=I0 sin of omega t, वो टाइम के हिसाब से चेंज होता है। तो करंट चेंज होगा तो डेफिनेटली फ्लक्स तो चेंज होगा ही होगा। तो पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड है इसकी कंस्ट्रक्शन, फोर्थ है इसकी कंस्ट्रक्शन। तो ध्यान से समझ लीजिए कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले मैं आपको थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्शन बता देता हूं, फिर प्रैक्टिकल। देखिए इस तरीके का आपका ट्रांसफॉर्मर होता है। ये आपका कंस्ट्रक्शन डायग्राम है। ये इस तरीके का ट्रांसफॉर्मर होता है, और यहां पर हम एक कोर लेते हैं, सॉफ्ट आयरन की कोर। तो यहां लिख लीजिए दिस इज योर सॉफ्ट
आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों ली जाती है? वैसे ये रेक्टेंगुलर है बट रेक्टेंगुलर होती नहीं है, प्रैक्टिकली भी बताऊंगा मैं। यहाँ पर आप ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आप सॉफ्ट आयरन की कोर लेते हैं तो वो क्या होगी? सॉफ्ट आयरन क्या होता है? हाईली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, जल्दी मैग्नेटाइज होगा, हाईली मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटिक फील्ड से लॉस कम होगा, इसलिए सॉफ्ट आयरन की कोर लेते हैं। फिर हम यहाँ पर कॉपर की वायर रैप्ड करते हैं इस तरीके से। यहाँ पर ये आपका इनपुट सिग्नल हो गया, दिस इज योर इनपुट। तो यहाँ पर ईएमएफ कितनी है? इसको, इस सेक्शन को कहते हैं हम, ये जो जितने भी ये 1 नंबर ऑफ टर्न, ये 2 3 4, इसको कहते हैं हम एनपी। ये है एनपी, क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब होता है पहला। तो ये ईपी हो गया आपका, और करंट क्या हो गया आपका यहाँ पर? आईपी। ठीक है। अब सेकेंडरी में हम क्या करेंगे? हम ये इस तरीके से आपकी नंबर ऑफ टर्न्स को लेंगे हम। तो यहां पर आपकी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होगी आपकी? एनएस। एनएस का मतलब क्या है? ये सेकेंडरी में। क्लियर स्टूडेंट? ये आपका क्या है? सेकेंडरी। और यहां पर ईएमएफ कितनी आ गई? सेकेंडरी। और करंट कितना हो गया आपका? सेकेंडरी। अब यहां पर फ्लक्स आएगा आपका, ये आपका सारा क्या है? ट्रांसफॉर्मर। तो यहां लिख लीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये सारा जो कोर है ये मैग्नेटिक ऑयल में डिप होती है। दिस इज योर मैग्नेटिक ऑयल, जिसको ट्रांसफॉर्मर का तेल बोलते हैं आमतौर पे। ठीक है। आप अगर ट्रांसफॉर्मर को देखोगे ना, अगर कोई खराब ट्रांसफॉर्मर है उसमें तेल पूरा ब्लैक हो जाता है। क्यों? पहले ब्लैक नहीं होता, वो हीट होने से आपके कार्बन उसमें मिक्स हो जाते हैं और वो क्या हो जाता है? ब्लैक। अब बेटा यहां पर ये देखिए, ये तो कंस्ट्रक्शन है, ये मैंने आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बनाया, मतलब कम वोल्टेज से ज्यादा। कैसे पता लगेगा? नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितने? 1 2 3 4, और इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6, यानी एन पी कितनी है? 4, और एन एस कितनी है? 6, मतलब कम से ज्यादा पे जा रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेप आपका अप ट्रांसफॉर्मर। अब प्रैक्टिकली क्या होता है? ऐसे प्रैक्टिकली सारा कुछ सेम रहता है, सिर्फ कोर में आपका डिफरेंस रहता है। या आप इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए। सिर्फ आपका कोर में डिफरेंस रहता है। कोर इस तरीके की बनती है बेटा, देखिए ये इस तरीके की बनती है कोर। ठीक है। ये ऊपर का पार्ट बना दिया ट्रांसफॉर्मर का। तो ये कोर आपकी जनरली इस तरीके की होती है, यहां ऐसे। और ये आपका बेस मटेरियल होगा आपका। अब ये कोर इस तरीके की क्यों होती है, ये भी आपको जल्दी समझ आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं? यहीं से आपका प्राइमरी सेक्शन लेते हैं और यहीं से आपका सेकेंडरी, यानी ये प्राइमरी सेक्शन हो गया और ये क्या हो गया? आपका सेकेंडरी सेक्शन हो गया। तो ये आपका प्रैक्टिकल रूप है किसका? ट्रांसफॉर्मर की कोर का। बाकी सारा मटेरियल सेम रहता है। अब अगर आपको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बनाना है तो ये आप ज्यादा बना देंगे, ये कम बना देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा? आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्लियर स्टूडेंट? अब इसका भी आपको समझ आएगा कि हम क्या करते हैं। जनरली रेक्टेंगुलर की कोर को इस तरीके से काट देते हैं, एक काट दी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी सॉफ्ट आयरन की, फिर उनको स्टेपल कर दिया जाता है और फिर उनको मैग्नेटिक ऑयल में डिप किया जाता है ताकि लॉस कम से कम हो, हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। कूलिंग का काम करता है मैग्नेटिक ऑयल। ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। वीडियो को पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद हम इसका 5th पार्ट करते हैं, जो कि है इसका वर्किंग। ठीक है। अब वर्किंग में मैं डायग्राम तो आपका एज इट इज रहने देता हूं क्योंकि इस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। अब इस डायग्राम में देखिए, सबसे पहले बेसिक मैं सोलेनोइड का लेता हूं। सोलेनोइड में देखिए ये आपका एक सोलेनोइड बन रहा है। सोलेनोइड है आपका। सोलेनोइड कैसे होता है? इस तरीके से। और ये भी सोलेनोइड है। अब सोलेनोइड में बी क्या होता है आपका? म्यू नॉट एन आई। अब बेटा यहां पर हमारा आई कितना है? आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। क्लियर? अभी इसमें पुट कर दीजिए यहां पर। तो बी कितना हो गया आपका? म्यू नॉट एन आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब ये कितना है आपका? डेफिनेटली ऐसी है तो चेंज होता है, ये हमेशा चेंज रहता है टाइम के हिसाब से। अगर ये चेंज होगा तो स्टूडेंट
ये भी चेंज होगी बी भी। और फ्लक्स क्या होता है, बी ए कोस ऑफ थीटा, यानी फ्लक्स आप लिख सकते हो बी ए कोस ऑफ ओमेगा टी। अब अगर बी चेंज हो गया तो डेफिनेटली आपका फ्लक्स भी चेंज होगा, क्योंकि बी चेंज हो गया इसमें तो फ्लक्स भी आपका चेंज होगा। और फ्लक्स चेंज किसके कारण हुआ है, करंट के कारण। अब जैसे यहां पर करंट आएगा तो इसमें आपका क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई करंट पे डिपेंड करती है, करंट हमारा एसी है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स भी चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगी आपकी। यही आपको वर्किंग में एक्सप्लेन करना है। अब एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखिए कि सपोज कीजिए यहां पर तो मैंने I इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है, ये एसी है अल्टरनेटिंग करंट। सपोज कीजिए यहां पर मैं डायरेक्ट करंट लेता, तो डायरेक्ट करंट तो चेंज नहीं होता, टाइम के अकॉर्डिंग कांस्टेंट रहता है, तो वहां पर फ्लक्स चेंज होता ही नहीं। क्यों, क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होती तो फ्लक्स भी चेंज नहीं होता। इट मीन्स स्टूडेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस विच ऑलवेज वर्क्स ऑन alternating current, not direct current. Transformer cannot be rated to a direct current. तो ये क्वेश्चन भी लिख लीजिए कि why the transformer is not rated on the direct current। तो ये सारा का सारा चीज लिख लीजिए डायरेक्ट करंट में। क्लियर। अब आपको पता लग गया कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में आपका फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। उसके बाद आपका बिल्कुल आसान है वर्किंग। देखिए अब यहां पर फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ आई ई इक्वल टू माइनस एन एस एन पी डी फाइव बाय डी टी। ये आपकी कौन सी है, ई एस, ई पी है आपकी प्राइमरी सेक्शन में। इसको वन इक्वेशन मान लीजिए। दूसरा कितना है, इसी तरीके से सेकेंडरी में आ जाएगी, क्योंकि सेकेंडरी में भी सोलेनॉइड बन रहा, तो कितना हो जाएगा माइनस एन एस डी फाइव बाय डी टी। ये सेकेंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब डिवाइड करते हैं, डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट, तो कितना हो जाएगा, ई एस बाय ई पी शुड बी इक्वल टू माइनस एन एस डी फाइव बाय डी टी डिवाइड बाय माइनस एन पी डी फाइव बाय डी टी। इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस, तो ई एस बाय ई पी इक्वल टू एन एस बाय एन पी। इसको बोलते हैं हम के। ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। यही डिसाइड करता है कि कोई ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। तो नोट कर लीजिए इतना, ई पी इक्वल टू माइनस एन पी डी फाइव बाई डी टी, ई एस इक्वल टू माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद आपका के आ जाएगा वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब करंट की टर्म में भी देखिए, अगर कोई लॉस नहीं है तो इनपुट करंट शुड बी इक्वल टू आउटपुट करंट, ये होगा। इनपुट करंट कितना है आपका, इनपुट करंट यहां लिख देता हूं, वो है आपका करंट जो है इनपुट, सॉरी पावर, इनपुट जो पावर है आपकी वो आउटपुट पावर के बराबर होगी। इनपुट पावर, पावर कितनी, तो V इंटू आई, और यहाँ पे कितने E इंटू आई, तो इनपुट पावर कितनी होगी आपकी, E आपकी P इंटू आई पी शुड बी इक्वल टू ई एस इंटू आई एस। तो यहां से ई पी बाय ई एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई एस बाय आई पी। ये आपका करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा। इसको बोलेंगे करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। कौन सा, सिर्फ ये आई पी बाय आई एस बाय आई पी। कई बार आई पी दे देते हैं, के की वैल्यू दे देते हैं, आई एस पूछ लेते हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं। ये क्या था आपका, विजिबल नहीं है आपका, ई पी इंटू आई पी शुड बी इक्वल टू ई एस इंटू आई एस। कर लीजिए नोट इसको, क्लियर। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। उसके बाद वर्किंग में भी काफी पार्ट बाकी है। देखिए आपका जो ई
एस बाय ई पी था, वो क्या आया था, एन एस बाय एन पी, और वो के इक्वल आया था। इफ एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, इट मीन्स के इज ग्रेटर देन 1, तो एन एस ज्यादा है एन पी से, ये क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। दूसरा क्या है, इफ एन एस इज लेस देन एन पी, एन एस कम है एन पी ज्यादा है, तो होगा स्टेप डाउन, तो के आपका 1 से लेस हो जाएगा, इसको बोलेंगे स्टेप डाउन। ये सभी आपका उसमें पड़ता है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। और इफ एन एस शुड बी इक्वल टू एन पी देन के शुड बी इक्वल टू 1, उसको बोलेंगे आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में। आइडियल ट्रांसफॉर्मर मेजरमेंट के डिवाइसेस में जहां बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत पड़ती है वहीं यूज करता है, उसमें दो आपकी ये दो टर्न नहीं बनती। एग्जाम्पल ये एक्स्ट्रा है, बता देता हूँ, ये आपकी एक ही आपकी टर्न होती है, यहाँ पे ये प्राइमरी सेक्शन की तरह एक्ट करती है और यहाँ से आपकी सेकेंडरी सेक्शन की तरह। यानी यहाँ पर हम इनपुट लेते हैं, यहाँ से इधर से इनपुट लेते हैं और यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, आउटपुट ले लेते हैं। ये आपका एक्स्ट्रा है, इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे ये सारी चीजें, तो आप नोट कर लीजिए यहाँ तक, ठीक है। फिर बहुत से लॉसेज आते हैं। फर्स्ट हमने क्या किया, डेफिनेशन। सेकंड क्या किया, आपका टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। थर्ड क्या किया हमने, प्रिंसिपल। फोर्थ क्या किया हमने, वर्किंग, ठीक है। देखिए फर्स्ट हमने, दोबारा से बता देता हूँ, फर्स्ट हमने क्या किया, डेफिनेशन। सेकंड क्या किया आपने, टाइप्स। थर्ड क्या किया आपने, कंस्ट्रक्शन। फोर्थ क्या किया आपने, मतलब थर्ड वर्किंग की, फोर्थ कंस्ट्रक्शन की, प्रिंसिपल किया। इस तरीके से आपको नोट करना। आप देखिए वो पॉइंट्स बना लीजिए। फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे, आपने नोट्स नोट किए होंगे, तो फर्स्ट पॉइंट आपने बनाया होगा आपकी डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट बनाया होगा आपने टाइप्स, थर्ड पॉइंट प्रिंसिपल बनाया होगा, फोर्थ पॉइंट कंस्ट्रक्शन, फिफ्थ पॉइंट वर्किंग और सिक्स पॉइंट आप लॉसेज करवाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर। देखो लॉस तो हर जगह होता है। लॉस का मतलब होता है कोई ना कोई गलती, या इंस्ट्रूमेंट से कोई ना कोई गलती हो जाए, या फिर कोई ना कोई किसी प्रकार का आपकी आउटपुट ना मिले। तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। तो सबसे पहला है आपका लॉसेस, 3-4 लॉस करवाऊंगा, बिल्कुल आसान है, आपके कुछ ज्यादा करना नहीं है। सबसे पहले लिख लीजिए इसमें, सबसे पहला जो लॉस होगा आपका, उसको आप कह दीजिए आयरन लॉस, आयरन लॉस, ठीक है। इसको हम एडी करंट लॉस भी बोलते हैं, एडी करंट लॉस, हीट लॉस होता है ये। उसके बाद कॉपर लॉस, सीयू लॉस, इसको बोलते हैं कॉपर लॉस। उसके बाद हिस्टेरिस लॉस, हिस्टेरिस लॉस, आयरन लॉस, एडी करंट लॉस, कॉपर लॉस, आपका हिस्टेरिस लॉस, ठीक है। ये तीन ही लिख लीजिए अभी। अब इन तीनों को हम डिफाइन करेंगे अलग अलग। सबसे पहला आता है कॉपर लॉस, आयरन लॉस और एडी करंट लॉस। कई बार कई बुक में एडी करंट लॉस अलग मिलेगा, आयरन लॉस अलग मिलेगा, बट एक्चुअल में इनका एक ही रीजन होता है, इसलिए मैंने 4 बताए, 4 होते हैं। वैसे आपके ये 3 ही लॉस लिखिए इसमें। सबसे पहला है आपका आयरन लॉस और एडी करंट लॉस। देखिए एडी करंट क्या होता है, फुकाल्ट करंट, जो आपका किसी भी कॉइल में या फिर किसी भी मेटल शीट में आपका राइज होता है। अब ये क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर, तो इसमें एडी करंट तो बनेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको इस तरीके का बना दिया बेटा, ये जो था वो इस तरीके का बना दिया मैंने। सपोज कीजिए ऐसे, ये ऐसे बना दी, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए इसको। ऐसे बना दिया। सपोज कीजिए रेक्टेंगुलर होता है इस तरीके से, तो यहां से करंट जनरेट होता 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से करंट आता। मतलब ये ए साइड, ये ए साइड, ये ए साइड, ये ए साइड, मतलब उसको 4A लेंथ कवर करना पड़ता। क्लियर।
अब हमने इसको इस तरीके से बना दिया, अब यहाँ से करंट जनरेट होगा, यहाँ जाएगा, फिर इधर 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 जाएगा, फिर इसी तरह चक्कर काटेगा। मतलब आप ये देखो, इसमें और इसमें हमने लेंथ को इंक्रीज कर दिया। अब लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि R इक्वल टू रो एल बाय एल इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। और आपको पता है V इक्वल टू आई आर एंड I शुड बी इक्वल टू V बाय R। अगर ये बढ़ जाता है तो ये घट जाता है। अगर इसको आप कांस्टेंट लेते हो, रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट घट गया। अब करंट घट गया तो P जो है वो I स्क्वायर R और H कितना होता है I स्क्वायर RT। अगर ये डिक्रीज हो गया तो डेफिनेटली हीट भी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो हीट डिक्रीज होगी तो आपने लॉस को क्या कर लिया, मिनिमाइज। तो हम करते हैं वी यूज लेमिनेटेड कोर। ठीक है, हम इस तरीके से क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं ताकि हीट को क्या कर दिया जाए, कंट्रोल कर दिया जाए। तो ये आपका हीट का रीजन है बेटा। इससे हम क्या करते हैं, हीट को क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। क्लियर, ये एडी करंट था आपका, एडी करंट लॉस था आपका। तो लॉस था उसको हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस भी हीट लॉस होता है। जो H है वो है I स्क्वायर RT और पावर कितनी है I स्क्वायर R। जो Cu लॉस होता है वो भी क्या होता है आपका, हीट लॉस। कैसे, देखिए ये वायर सारी कॉपर की है, ये वायर कितनी है, कॉपर की, ये भी और ये भी कॉपर की वायर है। अब कॉपर की वायर है तो डेफिनेटली कोई ना कोई हीट लॉस होगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉपर लॉस। उसको कम कैसे किया जा सकता है, जैसे मैग्नेटिक ऑयल मैंने डाला है ना, इसके अंदर पूरा डिप किया कोर को। ठीक है, तो ऑयल क्या करेगा, कूलिंग। तो कूलिंग तो करेगा, फिर भी आ जाता है तो हम रेडिएटर्स लगा देते हैं, कूलिंग। यानी फैन होता है ना, बड़ा ट्रांसफॉर्मर है उसमें फैन लगाए जाते हैं। वो फैन रेडिएटर की तरह काम करते हैं। जैसे आपका पंखा आपकी स्वेटिंग को रिमूव करता है, जो कूलिंग करते हैं, इसी तरीके से इसको भी जो आपकी कोयल है, जो कॉपर की कोयल है, इसको भी हम रेडिएटर्स वगैरह से ठंडा रखते हैं। तो ये कोई ज्यादा लॉस नहीं होता है, मेन लॉस एडी करंट लॉस है। क्लियर। और तीसरा कौन सा है, हिस्टेरिस लॉस। थर्ड आपका कौन सा है बेटा, हिस्टेरिस लॉस। हिस्टेरिस लॉस, ये लॉस क्यों आता है, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। अब ये मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन क्या है, ये मैग्नेटाइजेशन, ये डीमैग्नेटाइजेशन, इसको लिख लीजिए। दिस इज योर मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म लिखी है इसकी, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन। ये आपका मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होगा क्या। अब आपको पता है करंट अपना कौन सा है, एसी अल्टरनेटिंग करंट। वो क्या होता है, अब आपको 50 हर्ट्ज का करंट आता है और करंट की स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो देखिए जैसे करंट आएगा तभी वो मैग्नेटाइज होगा, और करंट चला गया तो डीमैग्नेटाइज होगा। तो बहुत कम नैनो सेकंड में ऐसा होता है, हमें नज़र नहीं आता कि लाइट गई है, इलेक्ट्रिसिटी पीछे से कट हुई है, फिर भी पीछे से कट मारती है इलेक्ट्रिसिटी बहुत नैनो सेकंड में। तो अगर वो नैनो सेकंड में हमारी आइज तो उसको सेंस नहीं कर सकती, बट ये इंस्ट्रूमेंट तो उसको सेंस कर लेगा। तो ये जो कोर है जो सॉफ्ट आयरन की बनी है, ये सडनली क्या हो जाती है, मैग्नेटाइज, सडनली क्या हो जाती है, डीमैग्नेटाइज। और वो इफेक्ट इतना तेज होता है जिससे लॉस आता है, जिसको क्या बोलते हैं, हिस्टेरिस लॉस बोलते हैं। अब पूछेंगे कि सडनली मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजेशन होगा क्या। बेटा सडनली मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होगा क्या, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। वो मैग्नेटिक फ्लक्स भी सडनली चेंज होगा आपका, कभी चेंज हो गया कभी नहीं हुआ चेंज। तो उससे क्या आएगा आपका, हिस्टेरिस लॉस। ठीक है, तो आपका ये आपका इसके बाद का है हिस्टेरिस लॉस। तो ये तो सारे लॉस हो गए। इसको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है हिस्टेरिस लॉस को, तो वो इंडिया में तो 50 हर्ट्ज है, आपको सप्लाई ऐसी बनानी पड़ेगी। तो इंडिया में तो लॉस आते ही आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन लॉस को कम करने की कोशिश करता है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये सडनली लॉस, वो अभी इतने ज्यादा लॉस नहीं होती, मेन होता है एडी करंट लॉस, उसको हम मिनिमाइज कर ही देते हैं कूलिंग वगैरह करके। उसके बाद है प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर तो दो होते हैं ये, एक होता है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर और एक होता है 3 फेज। देखिए ये ज्यादा डिस्क्रिप्शन तो है नहीं प्रैक्टिकल, ये वैसे नॉलेज के लिए बता दिया। दिस इज क्वेश्चन इज फॉर ओनली नॉलेज, ठीक है।
सिंगल फेज जो है वो किस पे काम करता है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर, और जो 3 फेज है वो किस पे काम करता है, 440 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर। तो ये दो टाइप प्रैक्टिकली होते हैं आपके, सिंगल फेज और 3 फेज। अब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, एप्लीकेशन या यूजेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर ये भी बोल देते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। देखिए सिंगल फेज और 3 फेज दोनों काम आते हैं। एक तो पावर स्टेशन पे, पावर स्टेशन टू अप द वोल्टेज, दूसरा रेजिडेंशियल एरिया टू डाउन द वोल्टेज, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होता है या कंपोनेंट, जैसे फॉर एग्जांपल SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, ये होती है स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, यहां यूज होता है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, कंप्यूटर की पावर सप्लाई, ठीक है, या कोई आपने प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, उसमें ट्रांसफॉर्मर यूज होता है। जब आप प्रोजेक्ट देखोगे तो उसमें मिलेगा आपको। कोई भी डिवाइस है, क्योंकि हमें अप डाउन करने की वोल्टेज जरूरत पड़ती है। सपोज कीजिए आपने कोई डिवाइस चलाना है, आपके घर में 220 वोल्ट आनी है, सब सप्लाई आ रही है, आपका वो डिवाइस 50 वोल्ट पे काम करता है, तो डेफिनेटली 220 से 50 पे जाओगे, इसका मतलब आपने स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। 5 वोल्ट की सप्लाई कन्वर्ट करनी है 220 से, चार्जर है, इसमें भी ट्रांसफॉर्मर होता है, क्योंकि 220 से 5 वोल्ट की सप्लाई कन्वर्ट की जाती है। जो पावर स्टेशन पे वहां पे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज होता है, क्यों, क्योंकि वहां पर वोल्टेज को अप करना पड़ता है ट्रांसमिशन के लिए। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, एप्लीकेशन है ट्रांसफॉर्मर के। दिस इज ओनली फॉर द नॉलेज। सो दिस इज अबाउट बेटा टुडे लेक्चर, that is full description about the transformer. So in the next lecture we will do the next topic based upon this unit. Okay, thank you.